खबर पूरे देश को इस वक्त अपनी ओर खींच रही है, वो खबर है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नॉमिनेशन। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कल मुहूर्त के हिसाब से पूजा की, लेकिन आज वो रोड शो निकाल रही हैं और रोड शो के बाद अपने नामांकन की प्रक्रिया को वो पूरा करेंगी। आधा नामांकन उन्होंने कल किया था मुहूर्त के हिसाब से, इसलिए पूजा की थी क्योंकि कल का मुहूर्त निकला हुआ था, लेकिन पेपर्स उनको आज फाइल करने थे। तो रोड शो की शक्ल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जा रही हैं और वो औपचारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आंचल, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, क्या आपको लगता है? मैं नहीं कहूंगी, आप जो भी कहें, लेकिन उनका नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है और उन्होंने कहा था कि उनको किसी ने मैडम पुकार दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो उन्होंने पत्रकार को कहा, आप मुझे मैडम मत कहिए, आप मुझे साध्वी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं जो आप चाहें, लेकिन मैडम शब्द का इस्तेमाल मुझे मत करिए। तो उनकी तरफ से इस बात को लेकर रिजर्वेशन थी कि उन्हें मैडम नाम के अंग्रेजी शब्द के साथ उनका उच्चारण तो प्रज्ञा जी कह लूंगी, लेकिन मैं साध्वी नहीं कहूंगी। वो टेरर एक्यूज हैं और खास तौर से बात सिर्फ टेरर एक्यूज की नहीं है दीपक, मैं कड़ी आपत्ति इस बात को लेकर भी जताऊंगी। ये बीजेपी की चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। अगर बीजेपी खुद ये कहती है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, ना हरा होता है ना सैफरन होता है, तो मुझे ये लगता है कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इस 130 करोड़ के देश में आपको कैंडिडेट वही फील्ड करने को मिला जिसे अभी तक पूरी तरह से क्लीन चिट अदालत ने नहीं दी है। उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम्ड हैं, वो बरी नहीं हुई हैं। और वर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हेमंत करकरे ने अपनी छाती पे 3 गोलियां खाई थी उस मुंबई की जनता के लिए, जहां पर 166 लोग मारे गए थे, पूरी मुंबई 3 दिन तक अंडर सीज थी, वहां पर अगर वो उस हेमंत करकरे के लिए इस तरह का बयान देती हैं कि मैंने श्राप दिया, तो मुझे लगता है कि वैसे तो हम सुबह ही बात कर रहे थे कि किस तरह से बड़बोले नेताओं को एक हद तक पसंद नहीं किया जाता है मोदी और अमित शाह द्वारा, खासतौर से जो आउट ऑफ द लीग जाकर जो बातें करते हैं, आउट ऑफ द ब्रीफ बातें करते हैं। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ये बयान दिया, उसके बाद वो ये कहती हैं कि बाबरी मस्जिद जाकर मैंने वो ढांचा गिराया था, हम ऊपर चढ़ के मैंने खुद गिराया और ये गर्व की बात है। तो मुझे लगता है ऐसे बयान, क्या 2 चीजें हो सकती हैं, क्या इनकरेज किए जा रहे हैं वो दें क्योंकि वो पोलराइज करने के लिए आई है, या फिर ये वो बयान है जिससे उनको ये कहना बहुत आसान होता है पार्टी ने किनारा कर लिया। देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ और बोल रही है, ये पर्सनल बयान कुछ नहीं होता। आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आप बीजेपी के बोल रहे हैं। इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन मनीष भाई, क्या आपको लगता है कि टेरर एक्यूज को खड़ा करने की परंपरा है? देखिए, सीधे तौर पर कल जब मैं शरद पवार से बात कर रहा था, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जब इन्हें कथित तौर पर आरोपी बनाया गया था, और जो भी सबूत मिले होंगे उस समय के, मैं उसका पारखी नहीं कि मैं उस पर कोई बयान दूं। लेकिन दीपक भाई, शरद पवार का जो कहना था वो बड़ा गंभीर और बहुत गहरा था। उनका ये कहना था कि इस देश में 2019 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत ही जाति और धर्म पे हुई, जब प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व की बात कहकर इसे आगे बढ़ाया। और जब ये आगे बढ़ गया तो आप सोचिए कि विपक्ष के पास क्या बचता है। जब एक खेमा एक के साथ हो गया तो दूसरा हमारे पास आएगा ही। तो ये साफ तौर पर ध्रुवीकरण वाली बात उन्होंने भी साफ की। और प्रज्ञा ठाकुर को लेकर जब मैंने उनसे पूछा तो ये वहीं की शुरुआत थी। प्रज्ञा ठाकुर तो बोले फिल्म का एक हिस्सा है, तो देश सब जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी साफ तौर पर संकेत और संदेश देना चाहती थी कि हम उग्र हिंदुत्व को आगे लेके बढ़ेंगे और 2019 में हमारे लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा। नहीं, मतलब गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, विकास, इन सब की बातें नहीं हो रही हैं, बातें हो रही हैं प्रज्ञा ठाकुर की। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी संगठन है, जो भी परिवार है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ एक विकास की बात के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसीलिए गुजरात के चुनाव में कभी परवेज मुशर्रफ की एंट्री हो जाती थी, कभी पाकिस्तान की एंट्री हो जाती थी, 2014 में ऐसा नहीं था दीपक, हो जाती थी। नहीं, बिल्कुल था। आप भूल गई हैं मुजफ्फरनगर के दंगे, आप भूल गई हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पोलराइजेशन हुआ था। आपने उस चीज को महसूस नहीं किया क्योंकि आपको जो वेव या सुनामी इस तरह से दिखाई दे रही थी कि आपके पास बाकी फैक्टर्स गॉन हो गए। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं, जॉर्ज बुश, मुझे एक उनके परिवार के व्यक्ति ने ही बताया था, संघ परिवार के एक बड़े सीनियर फंक्शनरी ने बताया था कि जॉर्ज बुश ने अपना दूसरा री इलेक्शन जीता इराक पर वॉर करके, और बराक ओबामा ने अपना दूसरा री इलेक्शन जीता ओसामा बिन लादेन को मार के। तो वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ विकास से ही चुनाव नहीं जीता जा सकता, इस तरह के भावनात्मक मुद्दों की जरूरत लगती है। जैसे मैं आपको छोटा सा मसला बताऊं, धारा 370 और 35 है, इन दोनों चीजों पर
कितने समय से देश के अंदर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में इसको खत्म करने की एक नई डेडलाइन देती है। दूसरी बात कि क्या हेमंत करकरे पर जो बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिया था बीजेपी चाहती थी वो बयान दे? बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में जो बोला बीजेपी चाहती थी वो बयान दे? बिल्कुल नहीं चाहती थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने उत्तेजनावश या अपने भावनाओं में बहकर जो बयान दिए उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चलिए अकेले राहुल गांधी नहीं है जो भावनाओं में बहते हैं। सिंबल के साथ चली गई, सिंबोलिज्म के साथ उनको खड़ा करना चाहती थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कम बोलती, बाकी लोग उनके पक्ष में ज्यादा बोलते, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी। और जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर काफी ज्यादा बोल गई तो अब उनके मीडिया पर बोलने के लिए पूरी तरह से बीजेपी हाईकमान के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई भी टीवी चैनल जाके न तो उनके सामने माइक अड़ा सकता है, अगर माइक अड़ाने की कोशिश करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फिलहाल कुछ दिनों के लिए किसी भी तरह के कोई इंटरव्यू नहीं देंगी, ये तय हो चुका है। तो उनको पता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अगर उनका फायदा कर रही है तो उनका नुकसान भी कर रही है, एक बड़े परसेप्शन के लिए। मुझे लगता है ये तलवार लटकी भी हुई है, क्योंकि अदालत के अंदर जो विक्टिम फैमिलीज हैं उन्होंने जो बेल को कैंसिलेशन के लिए डाला है, उन्होंने कहा हेल्थ एक मेजर ग्राउंड था जिस आधार पर प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली थी। ऐसे में अगर वो प्रचार कर रही हैं, और देखिए रोड शो, अगर वो इतनी कड़ी धूप के अंदर घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं, चल फिर रही हैं, तो फिर वो अदालती कार्रवाई में या जेसी में क्यों नहीं? ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। और वो व्हील चेयर पे चल के जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना बीजेपी चाहूंगा, दफ्तर आई थी उनको मैंने चलते हुए देखा था, लेकिन ये व्हील चेयर पे दोबारा दो शुरू हुई लोगों है से क्या? पकड़ के कभी चलती हैं, कभी खुद चलने लगती हैं, कभी व्हील चेयर पे चल लेती है, कभी सारा Depending upon the ये राजनीति की लेकिन चाल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं आंचल, कि उनको उतारने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा कानूनी कंसल्टेशन लिया है कि अगर हम इसको उतारेंगे तो इसके क्या क्या पॉलिटिकल फॉल आउट होगी, वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, जिसको आप जानती हैं। जो दूसरा मुद्दा था कि क्या इनको लीगली उतारा जा सकता है, क्योंकि वो भी आरोपों की गंभीरता को समझते थे, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में पूरा एनालिसिस किया था। लेकिन मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के रूप में उन्होंने जो दांव खेला है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो दांव उन्होंने खेला है वो फिलहाल उनको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना चलेगा, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट डालेगा, मुझे नहीं पता। आज उसके बारे में प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमको ये समझना होगा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। और फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक आंचल, क्योंकि बहुत देर से हम डिस्कशन करे जा रहे हैं और अनुभव बार बार ब्रेक के लिए कह रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लोकतंत्र जिंदाबाद में आज की पोलिंग पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ ये भी चर्चा होगी कि कौन कौन से नए सितारे दिखने वाले हैं इस बार चुनावी मैदान में। गदर के सनी देओल 2.5 किलो का हाथ और दिखेगा हंसराज हंस भी। हंसराज हंस भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। Presented by